वक्त किस नंबर 35। होटल रूम में वो कब आई, कैसे आई, कुछ याद नहीं रहा। मंजर धुंधले हो रहे थे, याददाश्त गुम हो रही थी। उसने कांपते हाथों से अपने चंद कपड़े बैग में ठूंसे। मेकअप, ज्वेलरी, कौन सा सामान कहाँ था, क्यों था, कुछ याद नहीं था। बस एक उम्र हयात था जो याद के पर्दे पे चिपक कर रह गया था। उसने अपने लिए फ़्लाइट बुक करवा ली थी। सुबह 6 बजे की फ़्लाइट थी। वो गायब दिमागी से बैग में कपड़े डाल रही थी। डाल एक चीज़ रही थी, गिरती दो थी। थक कर बेजारी से रोते हुए उसने बैग को दूर फेंका और होटल के ठंडे फर्श पे बैठ के मैं काफ़ी देर से उसे ही देख रहा था। खामोशी से आगे आया एक एक करके सारे कपड़े अंदर डाले, उसका मेकअप, उसकी ज्वेलरी, जूते सब सेट करके रखा। वो साकित हुई, फर्श पे बैठी रही, फिर उठी और बालकनी का दरवाज़ा खोलकर बालकनी में आ गई। उसे लगा वो खड़ी नहीं रह सकेगी। वो दीवार से लगती आहिस्तगी से नीचे बैठ गई। सर्द फर्श ने रीढ़ की हड्डी तक सनसना दी। आंखों से अब के आंसू निकले थे, 1 2 3 और फिर उसे गिनती भूल गई। वो मुंह पे हाथ रख के बुरी तरह सिसक रही थी। दिल फट रहा था। सब चाय शॉल की गर्मी, स्याह लिबास में वजी लगता उम्र, सब छूट गए, सब दूर रह गए। बोलान का पत्थरों के ऊपर बहता पानी, पैर गैब के चश्मे, पीर गैब के चश्मे, सब फिरोज़ी पानी, सब झूठ था, लगा फरेब लगा। कमरे में खड़ा उमर हयात बेबसी से लब काटता रह गया। ये वो कैफ़े वाली हाले नहीं थी जिसके आंसू पूंछ लेता। ये वो हाल वाली हाले नहीं थी जिसके ऊपर अपनी शॉल ओढ़ देता। ये वो नहीं थी, या फिर उमर उसके लिए वो नहीं रहा था। वो सारी रात बालकनी में पड़ी रही और उमर हयात उसी बालकनी के दरवाजे से टेक लगाए बैठा रहा। फजर के वक्त वो अंदर आई थी। उमर से कुछ कहे बगैर वो बाथरूम में घुस गई। थोड़ी देर बाद वो निकली तो उसका चेहरा साफ था, मेकअप उतर चुका था, अवेज़े फेंक दिए थे, लिबास अब भी वही था, गुलाबी कामदार। वो आगे आई, अपना बैग उठाया। हाले मेरी बात सुन ले एक बार, उसके पीछे खड़े उमर ने पुकारा। मैंने कुछ भी नहीं छुपाया। आपने कहा था ये किसने किया है, याद है आपने पूछा था? वो हल्की आवाज़ से कह रहा था। हाले नहीं मुड़ी, वो दरवाजे की तरफ मुँह किए खड़ी रही। वो जाने का फ़ैसला कर चुकी थी। उमर कह रहा था, मैंने आपसे कहा था जिसको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। आपको सोचना चाहिए था इसकी ज़्यादा ज़रूरत किसे होगी। वो आज़र्दगी से बोल रहा था। हाले अब भी नहीं मुड़ी। मैं एक वक्त में इसी तरह बेआसरा बेसहारा मिराज सुल्तान के पास आया था मुझे खड़ा करने के लिए। उन्होंने मुझसे मेरा सब कुछ ले लिया था, मेरी नींद, मेरा सुकून, मेरे कम्फर्ट्स। वो जल्दी जल्दी बोल रहा था। मेरे अकाउंट में 10 लाख थे, जज साहब ने मुझसे वो भी ले लिया। वो मेरे उस्ताद थे, मैंने उनसे जो सीखा वही आपके साथ किया, आपको और हसन को खड़ा करने के लिए। मेरे पास इसके अलावा कोई तरीका नहीं था, मेरा यकीन करें। हाले अब भी नहीं मुड़ी, और जब जाने का फ़ैसला कर चुकी हो तो नहीं मुड़ती। वो भी नहीं मुड़ी, दरवाज़ा खोला और बाहर निकल गई। उमर अब दराज से अपना सामान अपने कार से निकाल रहा था। फ़्लाइट वो रात ही बुक करवा चुका था। कौन सा बोलान, कौन सी पानी, कौन सा कोयटा, इस वक्त सब जहर लग रहा था। सच था, मौसम दिल के होते हैं, शहर चाहे कोई भी हो, दिल खुश नहीं तो कुछ भी नहीं। उन दोनों की फ़्लाइट एक ही थी। उमर हाले की सीट से 2 नशिस्त पीछे बैठा था। कराची एयरपोर्ट पे वो उतरी। उमर ने एक मरतबा फिर उससे बात करना चाहिए, लेकिन सामने हारून को देखकर खामोश हो गया। लेकिन अब के हाले उसकी जानी मुड़ी थी। उसकी आंखें ठंडी बर्फ़ थी, कोई आंसू, कोई दर्द जैसे छू कर भी ना गुजरा। उमर उसके सामने खड़ा था, सादा लिबास में बलबूस, उसकी आंखें बेचैन थी। मेरे घर के पेपर्स मेरे हवाले करो, वो उमर की आंखों में आंखें डालकर बोली थी। मेरा जेवर, मेरा पैसा, सब अभी के अभी मेरे हवाले करो। हम घर नहीं बैंक जा रहे हैं, या फिर वहाँ जहाँ तुमने मेरी चीज़ें रखी हैं। उसका लहजा बेलचक अजनबी था। हाले हम बात, उमर हम कोई बात नहीं करेंगे, वो अपने लहजे में बोली। हम दोनों ने एक अच्छा वक्त गुजारा है साथ। क्या तुम चाहते हो हम टॉक्सिक तरीके से अलग हो, लड़ें, गालियाँ और इल्ज़ाम दें? उसका लहजा ना ऊंचा था ना तंजिया। वो बस बात कर रही थी। अरुण उन दोनों से फासले पे खड़ा था। उमर उसे बेचैनी से देख रहा था। हाले कहे जा रही थी, हम दोनों अब भी दोस्त हैं, वैसे दोस्त जो ज़रूरत के तहत एक दूसरे को कॉल कर सकते हैं। मैं ग्रेसफुली तुमसे अलग होना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे साथ चलने से इनकार करती हूँ। क्या तुम्हें ना समझ आता है उमर? वो रसान से बोली। और उमर हयात इतना गैरतमंद और इतना बावकार ज़रूर था कि किसी लड़की को ना समझे। अगले 1 घंटे में वो बैंक के तमाम दस्तावेज़ात ले आया था। कराची के एक पोश इलाके में बनी वो कोठी अब हाले की थी, उसके बाप की जागीर। उसका हिस्सा, जो रकम उसके बाप के अकाउंट से निकली थी, उससे हाले ने उमर से लिया कर्जा अदा कर दिया। सारा दिन सारी शाम हारून और हसन उसके साथ सर खपाते रहे, लेकिन उसकी एक ही रट थी, उमर के साथ नहीं रहना, मतलब नहीं रहना। वो दोनों घर सेट करवा के खुद भी एक कमरे में सोने चले गए थे। हाले ऊपरी मंजिल पे एक ही कमरे में थी। एक ही दिन में वो तमाम कर्जा उतार चुकी थी। उसका जेवर आज़ाद था, अपना बकाया जेवर और पैसा भी उसे मिल गया था। वो एक बार फिर एलीट क्लास की शहजादी थी, लेकिन इन सब के बदले हाथ से उमर गया था। ये खसारा उम्र भर का था। लैल के फ्लैट का दरवाज़ा एक धार से खुला था। सुर्ख भभूका चेहरा लिए उमर हयात अंदर आया तो उसका जी चाहा था सारे घर को आग लगा दे। लैल, कहाँ हो? लैल, मैं बता रहा हूँ 2 मिनट में यहाँ आओ।
वो अपनी पूरी आवाज़ के साथ चिल्ला रहा था। लैल उसकी आवाज़ सुनकर अपने कमरे से निकल आई। उमर एक जस्ट में उसके करीब पहुंचा और उसका बाजू पकड़ा। अगर तुम जान ही गई थी इस सब के पीछे मैं हूँ तो अपना मुंह बंद नहीं रख सकती थी। वो दांत पीसकर घुराया था। लैल ने बस एक लम्हा लिया था बात डिकोड करने में और फिर एक झटके से अपना बाजू छुड़वाया। और मैं कब से तुम्हें बताकर डील करने लगी हूँ अल्फा उमर? उसने सुकून से पूछा था। उसकी आंखें सख्त थी। जिसे वो बख्शेगी उसे भी नहीं। उमर को मज़ीद तैश चढ़ा। बकवास बंद करो। तुम्हें आखिर क्या ज़रूरत थी उसे बताने की? क्या तुम एक बार, सिर्फ एक बार मुझे एतमाद में नहीं ले सकती थी? उसका गुस्सा किसी तौर कम ना होता था। नहीं, मुझे तुम्हें एतमाद में लेने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि ये मेरा काम है। वो गर्दन उठाया, उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली। और मैं अपने काम में अपने बाप की डिटेल भी दे सकती हूँ। किसी से पूछना, किसी को बताना ये मेरी जॉब नहीं है। उमर ने बेजारी से हाथ जलाया। लैल ने उसका हाथ पकड़कर सीधा किया, जैसे कह रही हो। मुझे सुनो उमर हयात, तुमने मेरी बेस्ट फ्रेंड को अरेस्ट किया। क्या मैंने कभी पूछा क्यों? क्या मैंने कहा तुम्हें मुझे एतमाद में लेना चाहिए था? मैंने ये सब नहीं किया उमर, क्योंकि हमारी जॉब में दोस्ती, दुश्मनी, अमीरी, गरीबी कुछ नहीं देखा जाता। हाले ने मुझे एक काम कहा और मैंने कर दिया। अगर ये सब मेरे बाप ने किया होता तो मैं अपने बाप की डिटेल भी दे देती, समझे? उमर ने अब सर पकड़ लिया था और दम से आकर सोफे पे गिरा। कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। बहुत गलती हो गई है। वो अपने आप से बुड़बड़ा रहा था। हाले किसी और घर में अकेली रह गई, ये ख्याल ही उसके लिए सुहाने रूह था। वो चीखना चिल्लाना चाहता था, चीज़ें तोड़ना चाहता था। उसे खुद को रिलैक्स करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना था। उसने एक नज़र ओपन किचन की जानिब देखा, फिर बाजू फोल्ड करते हुए उठा। उसे यहाँ से भी बर्तनों से भरा हुआ सिंक नज़र आ रहा था। अपने घर के बर्तन क्यों नहीं धोती तुम? मेरा घर है, मेरे बर्तन है, नहीं धोऊंगी। क्या कर लोगे? वो तड़क कर बोली थी। नहीं धोगी तो मैं आकर धोऊंगा। मैं तुम जैसा फोड़ और गंद में रहने वाला इंसान नहीं हूँ। क्या ये कोई कहने वाली बात थी? क्या ये कोई झगड़ा था? वो अब पानी की धार के नीचे मैले बर्तनों को रगड़ रगड़ कर धो रहा था। लैल अभी सुर्ख चेहरे और दबे हुए गुस्से के साथ अपने सोफे पे बैठी थी। वो बर्तन धोकर हटा। वो काफ़ी बेहतर था। लैल पे गुस्सा करना अपना एक फजूल अमल था लगा। उसने एक नज़र लैल को देखा। वो रूठी बैठी थी। जानता था जब तक वो उमर से लड़ नहीं लेती उसका गुस्सा ख़त्म नहीं होगा। उमर ने आसपास देखा। सारा घर आज साफ था। वो खामोशी से किचन में रखा कूड़ादान उठा लाया और सारा का सारा लाउंज में फेंक दिया। लैल के खून में शरारे दौड़ गए। वो एक झटके से उठी थी। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? जानते भी हो कितनी मेहनत से साफ किया था। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? वो उसके सामने खड़ी घुरा रही थी। उमर उसे छोड़ दरवाजे के पीछे रखे स्वैपर ले आया। लैल उसके पीछे चिल्ला रही थी, उसे कोस रही थी। वो जानता था वो बोलती रहेगी। उमर वापस आया। उसके हाथ में स्वैपर था, झाड़ू भी। उसने झाड़ू लैल को थमाया। लैल ने गुस्से से झपट कर उसके हाथ से झाड़ू लिया। तुम होगे गंदे, गंद में रहने वाले इंसान मैं नहीं। अपना घर कब कैसे साफ करना मैं सब जानती हूँ। वो गुस्से से कहती नीचे झुककर झाड़ू लगाने लगी। वो झाड़ू लगाती जाती। उमर पीछे से स्वैपर से बचा खुचा गंद भी साफ कर देता था। कभी कभी उसे तपाने को कचरा उछाल कर उसकी तरफ फेंक देता। और फिर लैल इतना चीखती थी कि पूरी बिल्डिंग सुनती थी। लाउंज था, कितना शुरू होते ही ख़त्म हो जाता था। वो अगले चंद मिनट में सारा लाउंज साफ कर चुके थे। लैल अब सोफे के नीचे फर्श पर बैठी थी। उमर हाथ धोता आया और उसके साथ जुड़कर बैठा। लैल दूर हो गई, नाराज़ थी। वो उमर ने गहरी सांस ली। लैल, वो आहिस्ते से पुकारा। लैल ने कोई जवाब नहीं दिया। लैल, उमर ने एक बार फिर पुकारा। जवाब अब भी नहीं आया। वो उन्हीं झाड़ू और मिट्टी वाले हाथों को धोए बगैर बैठी थी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं गुस्से में था, सॉरी। वो नरमी से माजरत कर रहा था। मैं फोड़ नहीं हूँ उमर, वो चेहरा मोड़े हुए बोली तो उमर को उसकी आवाज़ गीली लगी। मैं गंद में रहने वाली भी नहीं हूँ। अब की आवाज़ रंधी हुई थी। उमर को बेख्तियार पछतावा हुआ। वो लैल को हर्ट नहीं कर सकता था। मैं अपना घर, अपना किचन उस दिन गंदा रखती हूँ जिस दिन तुम आने वाले होते हो। अब के उसकी सिसकी उभरी थी। मैं क्या करूँ बताओ? मेरे पास दोस्त नहीं है। तुम्हारी तरह मेरे पास चंद गिने चुने लोग हैं और तुम उनमें सबसे ऊपर हो। वो चेहरा मोड़े बुरी तरह रो रही थी। उमर बस उसे सुनता गया। मेरे पास तुम्हारे करीब रहने के यही तरीके हैं। तुम मेरे दोस्त हो उमर, मेरा ख़ानदान हो। हम 10 साल से साथ हैं। तुम्हारे अलावा मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है। मुझे बताओ, अगर तुम अपने मसाइल, अपने कामों में उलझ कर लैल को भूल जाओ तो लैल क्या करे? उसके आंसू भल भल बह रहे थे। आवाज़ बुलंद नहीं थी, अजरदा थी। तुम पे गिव अप करूं या तुम्हें बुला लूं? क्या अपने सारे ख़ानदान पे गिव अप करना आसान है? क्या अपने दोस्त को अपने करीब रखने के चंद गंदे बर्तन रखना, थोड़ा सा कचरा फैला देना बुरा है? उमर चल लम्हा उसके नेम रुख को देखता रहा, फिर गहरी सांस लेकर बोला, नहीं, कचरा फैलाना बुरा नहीं है, लेकिन मेरी ज़िंदगी में जो कचरे की ट्रक फेंक दी है वो बुरा है। लैल गिले चेहरे के साथ हंसती। खुदा की कसम लैल, तुमने मेरे साथ ऐसा जुल्म किया, ऐसा कचरा फैलाया कि अब उमर क्या पूरी म्यूनसिपल कम्युनिटी भी साफ नहीं कर सकती। वो एक बार फिर ज़ोर से हंसी।
उमर उसे देखकर हंसा और फिर वो दोनों हाथ पे हाथ मारकर हंस पड़े। मेरी सारी ज़िंदगी ख़राब हो गई, वो हंसते हंसते बोला। और मुझे शुरू से पता था इस सारे काले कांड के पीछे तुम हो, वो भी बामुश्किल बोल सकी। हंस हंस कर उनकी आंखों से पानी निकल रहा था। लैल पेट पकड़े हंस रही थी और उमर गर्दन को सोफे पे फेंक के हंस रहा था। वो दोनों 10 साल उसी तरह करते रहे थे। जब भी उनकी मुश्किलात बढ़ जाती तो वो कहते थे चलो हंसे, और फिर वो दोनों बैठकर कहीं कहीं मिनट उसी तरह बेवजह कह के लगाते थे। आज इतने दिन बाद तुम पहले वाले अल्फा लगे हो, तुम्हें बहुत मिस किया मैंने, काफ़ी देर बाद वो बोली थी। उमर ने गर्दन इस्पात में हिलाई। वो वक्त अच्छा था ना लैल, तुम, मैं और सरदार जज साहब हम सब कितने खुश थे। सब बदल गया। उमर पुरयासियत से बोली, अगर कुछ नहीं बदला तो तुम्हारी मासियों वाली शक्ल। और यहाँ लैल को लगा था वो उमर का सर फाड़कर कुछ गलत नहीं करेगी। ये इंसान बैठे बैठे इतना जहर कैसे उगल लेता था। लैल ने कुछ नहीं कहा, वो बस उससे सामने दीवार को देखती रही। बल आखिर वो अच्छा महसूस कर रही थी। तुम अब क्या करोगे? लैल ने उसे उठते देख पूछ लिया। वो मुझे अपने पीछे आने से मना करके गई है, सो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं उसे मना लूँगा। कुछ वक्त बाद वो दरवाजे की तरफ जाते हुए बोला। दरवाजे पर जाकर वो लैल को एक नज़र देखा। बर्तन और घर को गंदा रखने का लॉजिक समझ आता है, लेकिन तुम्हारे हाथ, क्या ये भी मैं धुलवाता हूँ? वो तंज़ी अंदाज में कह रहा था। लैल की आंखों में चिंगारियाँ भर गई। मान लो लैल सिकंदर, तुम एक फोड़ गंद में रहने वाली और मासी की शक्ल वाली लड़की हो। दरवाज़ा बंद करता वो बाहर निकल गया। पीछे लैल काफ़ी देर तक उसकी शान में मुग़लज़ात बकती रही। वो था ही ऐसा। उसके जाने के बाद उसका चर्चा ज़रूर होता था। अब अल्फाज कैसे होते थे, क्या ये भी बताना पड़ेगा? 1 माह बाद सुबह निखरी सी सारे शहर पे उतरी थी। आले सुल्तान अपने नए घर के किचन में खड़ी अपने लिए कॉफ़ी बना रही थी। 4 दिनों से हसन उसके साथ ही रात में रहने आ जाता था। हारून नीचे वाले पोर्शन में रहता था, वो भी बस रात में। वो दोनों उसे अकेला नहीं छोड़ सकते थे। महर बस एक बार मिलने आई थी। इस दफ़ा उसने तलाक के मुतालिक कोई बात नहीं की। वो बस हाले को दिलासा देती रही और चली गई। अब के वो उसके लिए वाक़ईतन फ़िक्रमंद हुई थी। कॉफ़ी बनाकर उसने मग लिया। वो लबालब भरा हुआ था। एक उदास मुस्कुराहट उसके लबों को छू गई। इतने अरसे में उससे ज़्यादा कॉफ़ी बनाने की आदत हो चुकी थी, क्योंकि कोई था जिसे उसके हाथ से कॉफ़ी और चाय लेकर पीने की आदत हो चुकी थी। वह गुज़रते दिन ज़्यादा शिद्दत से याद आने लगा था। हाले चंद लम्हा मग को देखती रही, फिर उसे भरे हुए मग को सिंक में फेंक दिया। आंखें किनारों से गीली हो गई थी, फिर यकायक पानी से भर गई। वो क्यों याद आ रहा था, आखिर क्यों? वो धीरे धीरे नीचे बैठती चली गई। आंसू आंखों से बह निकले, अपने गिर्द बाजुओं का दायरा बनाए। वो बेआवाज़ रोएगी। किचन की चौखट पे खड़ा हसन उसे बेबसी से देखता रहा। यहाँ से चंद किलोमीटर दूर उमर हयात के बंगले पे आओ तो वो छत पे अपनी शर्ट लेने आया था। शानू अब तक वापस नहीं आई थी। उसने शर्ट तार से उतारी और फिर जो ही जाने को मुड़ा, ज़रा देर को थम गया। आहिस्तगी से गर्दन मोड़कर उसने मुंडेर पे रखे मट्टी के बर्तन देखे। वो होती थी तो रोज़ उनको भर देती थी। वो कितना बोलता था ना, मेरे घर का सारा राशन इन नकारा चिड़ियों को खिला दे। काम चोर निकम्मी हड हराम चिड़िया, बल्कि चिड़िया क्या, मैंने कल खुद देखा इतने बड़े कद के साथ कौवा भी बैठा था। अल्लाह 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 उमर, तुमने परिंदों से भी बैर पाल रखा है। वो बदले में बस यही कहती थी। उमर आज़र्दगी से मुस्कुराया। उसे देखने उसे सुनने की एक आदत है और आदतें जानलेवा हुआ करती है। वो वापस किचन में आया। कैबिनेट खोलते हुए उसे कुछ सामान दिखा कुछ पैकेट्स, कुछ चीज़ें। वो उदासी से उन्हें देखे गया। उसे याद था ये क्यों लाए गए थे। उमर, मैं लजानिया का सामान ले आई हूँ, इस संडे तुम बनाना और मैं सीखूंगी, फिर अगले संडे मैं बनाऊंगी। उमर के गले में गिल्टी सी उभर कर मासूम हुई। उसने सामान रखा, चूल्हे के पास रखा, अपनी कॉफ़ी का मग उठाया और सारा का सारा माया सिंक में उड़ेल दिया। कॉफ़ी और चाय तो बस उसकी बची हुई अच्छी लगा करती थी। अब ना कॉफ़ी लुत्फ़ देती थी, ना चाय ताज़ा दम करती थी। वो अपने साथ उमर के सारे जायके भी ले गई थी। पानी की 2 बोतलें ली और साथ कुछ कच्चे चावल लिए। वो एक बार फिर छत पे चला आया। अब वो नीचे बैठा था। किसी बर्तन में पानी भरता तो किसी बर्तन में चावल डालता। मुंडेर पे कौवे भी थे, चिड़ियाँ भी थी और राशन भी। वो ज़रा फासले पे खड़ा उन्हें देख रहा था। वो नहीं थी और उसका ना होना अजियत देता था उमर खुद को उस अजियत का आदी नहीं बनाना चाहता था। कमरे में आकर उसने लिबास बदला, फिर बाहर आया और ऑफिस जाने को गाड़ी में आकर बैठा। जब ही उसका फ़ोन थरथराया, उमर ने अचंभे से मोबाइल को देखा। अम्मा कॉलिंग। उसने फ़ोन कान से लगाया। आगे जो कुछ बोला गया वो उमर हयात की रूह खींच लेने को काफ़ी था। शहर के पोश इलाके में वाक़ई हाले सुल्तान का घर अपनी तमकनत से खड़ा था। वो छोटा सा बंगले नुमा घर था, खूबसूरत और पुरतइश। हसन और हारून निकल चुके थे। हारून से उसकी मुलाकात यूँ भी कम होती थी। वो रात देर से आता था और नीली मंजिल के एक कमरे में सो जाता था।
उसे लगता था हाले नहीं जानती, वो रोज़ आता है, लेकिन वो जानती थी, बस चुप रहती थी। इतने दिनों से वो चुप ही तो थी। वो गाड़ी निकाल कर बाहर आती, उसको गाड़ी के साथ एक और गाड़ी आकर रुकी। हाले ने उस गाड़ी को देखा, फिर अपनी गाड़ी से निकल कर आई। मुकाबिल गाड़ी से भी एक औरत निकली थी, बूढ़ी फितना। उन दोनों की मुलाकात एक लंबे अरसे बाद हो रही थी। वो दोनों एक दूसरे के सामने थे। हाले की आंखों की जोत बुझी हुई थी, लेकिन गर्दन कड़ा रखी थे। सुना है शौहर ने घर से निकाल दिया। फरवा उसे देखते ही तज़हीक से बोली, मैं यहाँ से गुजर रही थी, सोचा देखती जाऊँ घर से निकाली हुई औरतों का क्या हाल होता है। हाले मुस्कुराई, फिर उसकी भूरी आंखों में देखा। घर से निकाल देने वाले शौहर भी गैरतमंद होते हैं, वरना मैंने तो अपनी आंखों के सामने कुछ ऐसे शौहर देखे हैं। वो फरवा के कान के पास झुकी, आवाज़ सरगोशी जितनी धीमी कर ली। अपनी बीवी को किसी गैर मर्द के साथ कमरे में देखकर भी खामोश रहते हैं। वो सूर फूंक कर हटी। फरवा की आंखों से चिंगारियां निकलने लगी। चेहरा एक लम्हे में सख्त हुआ था। हाले मज़े से कह गई, और तो और कुछ बीवियां भी होती हैं जो शौहर की नज़र में गिर जाने के बाद भी डिठाई से घर में बैठी रहती हैं। उनकी भी मजबूरी होती होगी, बेचारी गोल्ड डिगर्स यू नो। आखिर में उससे जैसे अफसोस हुआ। फरवा की रंगत जो कि नुचड़ चुकी थी, दिमाग में कुछ क्लिक होने पे दोबारा बहाल हुई। वैसे मैंने सुना है तुम्हारा शौहर उस रेस्टोरेंट में ली जाने वाली तुम्हारी और उसकी तस्वीर लेने वाले आदमी को ढूंढ रहा है। अब के हाले की आंखों में बेचैनी उतरी थी। अस्पताल जाकर नर्सी से भी पूछताछ कर रहा है। आपका इस मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं? मेरा ही तो ताल्लुक़ है। क्यों ना मैं तुम्हें बता दूं कि वो तमाम तस्वीर मेरे मोबाइल से ली गई थी, और ये कि वो नर्स और अस्पताल के इंतज़ामिया से सारी फुटेज और इजाज़तनामा निकालवाने के लिए मेरी ताकत इस्तेमाल हुई है। तो वो आंखों में हकारत लिए हाले को देख रही थी। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ रहा था। लेकिन आपकी कॉल्स रिकॉर्ड, आपकी फ़हीम से हुई बात, वो सब क्या था? हाले बदिक्कत बोल सकी। निरा झूठ था। वो फरवा एक शान से बोली। फ़हीम को अगर पता चल जाता कि वो तस्वीर और इजाज़तनामे के पीछे मैं थी, तो वो मेरे सर चढ़ने लगता। इसीलिए मैंने सबसे पहले उसे दबाव में डाला। अब जाओ अपने शौहर से कहो, अगर है इतनी औकात तो आए और मुझसे ले इंतकाम। वो जहर खल लहजे में बोलती आगे बढ़ गई। ड्राइवर ने दरवाज़ा खोला। वो करोफर से गाड़ी में बैठी। कुछ देर बाद उसकी गाड़ी फराटे भरती जा रही थी। पीछे खड़ी हाले अब तक शल थी, बेयकीनी ही बेयकीनी थी। अगले 1 घंटे में वो कैफ़े चली आई। अपने छोटे से ऑफिस में बैठी वो उस वक्त बाहर सीता को चंद हदायत दे रही थी। हारून कहीं बाहर था। बाहर सीता चला गया तो उसने गर्दन मोड़कर कैशियर की कुर्सी की तरफ देखा। वो उसी के ऑफिस में ज़रा फासले पे बैठता था, अपना मेज़ और कुर्सी रखे। वो जब भी आता था हाले उससे पूछती थी, तुम्हारी पसंदीदा खुशबू कौन सी है? फिर उमर हर दफ़ा ही मुस्कुराता था और मेज़ के दराज से नोटों की गड्डी निकाल कर सूंघता। फिर मुस्कुराती नज़रों से हाले को देखता। आपको क्या लगता है? वो हर दफ़ा यही पूछता था और हाले हर दफ़ा हंस पड़ती थी। ज़ाहिर है पैसा साफ ज़ाहिर था। पैसा ही उसकी मेज़ को देख वो एक बार फिर याद आया था। कल हारून किसी लड़के को लाया था इस काम को देखने के लिए, लेकिन हाले ने उसे रखने से इनकार कर दिया। उमर नहीं तो उसकी जगह भी कोई नहीं। बस वो यासियत से उसकी कुर्सी को देख रही थी। जब हारून नॉक करता अंदर आया। हाले सीधी हो बैठी। हारून ने स्याह बटनों वाली शर्ट के साथ स्याही जीन्स पहन रखी थी। सुरमई आंखों में तफक्कुर लिए वो आगे आया। हाले के सामने कुर्सी खींच कर बैठा। ये सब कब तक चलेगा? वो सीधा मुद्दे पे आया था। तुम उमर से बात तो करके देख सकती हो। इस तरह उससे नाराज़ होकर बदगुमान होकर बैठ जाना, आखिर तुम ये सब कब छोड़ोगी? हाले ने तकान से उसको देखा। तुमसे किसने कहा मैं उससे नाराज़ या फिर बदगुमान हूँ? उसका लहजा ठंडा था। हारून, शाहिद, हुसैन, मैं लोगों की ग्रेनेस पे नाराज़ नहीं हुआ करती, जज नहीं करती, बदगुमान नहीं होती, क्योंकि मैं उनकी जगह खुद को रख लेती हूँ। और हाले सुल्तान से ज़्यादा ग्रे कौन है? हारून मुतअज्जिब सा उसे देखे गया। हाले कह रही थी, सारी दुनिया चाहती थी उमर मुझे छोड़ दे, मैं उमर को छोड़ दूँ दूर कहीं। मैं भी यही चाहती थी और अब मैं चाहती हूँ। उसने अपने लफ्ज़ों पे जोर दिया। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ उसे छोड़ना मुश्किल होता गया। उसके लहजे में उदासी घुलने लगी। हारून वो बहुत अच्छा है, शानदार है, मैं उसे डिज़र्व नहीं करती। उसको छोड़ना बदगुमानी नहीं, नाराज़ी नहीं है, बहाना है। मुझे उसे छोड़ने के लिए बहाना चाहिए था, जो कि मुझे मिल गया, और अब मैं उस बहाने को लेकर सारी ज़िंदगी उसके बगैर रह सकती हूँ। जिस ताल्लुक़ ने टूटना ही हो उसके लिए क्या मेहनत करना। और मैं जान गई हूँ हैप्पी एंडिंग्स बस कहानियों में होती है। उसने सर झटका था। ये वो वक्त था जब हारून खुदगर्ज हो सकता था, लालची हो सकता था, अपने लिए बस अपने लिए सोच सकता था। उम्र के बाद हाले उसी को मिलती, लेकिन उसने एक नज़र हाले की आंखों की उदासी देखी। क्या वो इन आंखों को सारी ज़िंदगी उदास देख सकता था? उसी लम्हे सारे फैसले हो गए थे।
तुम उमर को एक चांस तो हाले, उसे मिराज अंकल ने तुम्हारे लिए चुना था। वो उसकी आंखों में झांक कर बोला था। और जो बावकार हो, जो मुखलिस हो, उन्हें बात करते वक्त नज़र झुकानी नहीं पड़ती। हाले चंद सानिए उसे देखती रही, फिर कुर्सी से टेक लगा ली, थक कर हार कर। उसे बाबा ने मेरे लिए तब चुना था जब हाले की ज़िंदगी में हीरे खाना और फैशन था। अब की हाले घर से भागी हुई, दागदार और ट्रॉमेटिक है। उमर के साथ चलते हुए शर्मिंदगी होती है मुझे। वो कौन है और मैं कौन? उसकी आवाज़ मगमूम थी। मैं कोई लो सेल्फ स्टीम की औरत नहीं हूँ, लेकिन अपना मकाम मैं जानती हूँ। आज वो मेरे साथ खुश है, कल बेजार हो जाएगा। कहानी की ट्रैजिक एंडिंग्स हमेशा मेरा दिल तोड़ देती है। अब की बार दिल नहीं तोड़वाना। वो कुछ और भी कह रही थी, लेकिन उन दोनों को यहाँ छोड़कर अगर हम उमर हयात की तरफ आए तो वो कराची के एक मशहूर अस्पताल की राहदारियों में दीवाना वार भाग रहा था। उसकी आंखें सुर्ख बेजान थी, जिस्म लर्ज रहा था। बल आखिर वो ICU नंबर 4 के बाहर रुका। उसी लम्हे अंदर से सफ़ेद कोट पहने 35-36 बरस की डॉक्टर बाहर आई। उमर को देख के उसने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया। आपकी मदर की कंडीशन बहुत ख़राब है, हमें सर्जरी करनी होगी, आप पेपर साइन कर दे। वो अजलत में लगती थी। उमर को लगा था कोई उसकी रूह खींच रहा था। इतनी तकलीफ़ आज तक नहीं हुई थी। वो खुद को घसीटते हुए उनके साथ गया था। किस पेपर पे क्या लिखा था, साइन कहाँ करना था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके हाथ लर्ज रहे थे, दिल बंद हो रहा था। उसे लगा था वो अपनी उसी भारी जिसामत समेत बेहोश होकर गिरेगा। डॉक्टर ने साइन लिया और जब वो जाने के लिए मुड़ी तो उमर हयात ने आहिस्ती से उनके दोनों हाथ पकड़ लिए। ना उस वक्त वो औरत थी और ना वो मर्द, वो बस डॉक्टर थी और उमर मरीज़ का वाहिद ख़ानदान। मेरी अम्मा, उसके लबों से बदिक्कत निकला था। मैंने उनके के लिए गलत किया है, बहुत गलत। वो उनके हाथ पकड़े सर झुकाकर कह रहा था। आंखें रोना चाहती थी लेकिन वो नहीं रोया। सारे आंसू दिल पे गिर रहे थे। प्लीज़ उनको मरने मत देना डॉक्टर। डॉक्टर ने बेबसी और बेचारगी से बोला। हलक दुख रहा था, टांगें छल हो रही थी। उनको ज़िंदा रख लेना प्लीज़। डॉक्टर ने उसके हाथ थपके और बाहर निकल गई। अब के कोई और डॉक्टर अंदर आया था। वो उमर से बिल के मुतालिक बात कर रहा था। उमर ने गायब दिमागी से उसे देखा। उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। कान सुन थे, कोई आवाज़ समाअत का हिस्सा नहीं बन रही थी। वो बस टकर टकर डॉक्टर का चेहरा देखे गया। सर, मैं आपसे कह रहा हूँ बिल जमा करा दे ताकि हम ट्रीटमेंट शुरू कर सके। अब की आवाज़ें वाज़ेह हुई। उमर का चेहरा खून छलकाने लगा। उसने राहदारी में ही आसपास गुजरते डॉक्टर्स की परवाह किए बगैर उस आदमी का गिरेबान पकड़कर उसे दीवार से लगाया। पैसे लोगे? पहले हाँ, ताकि मैं यहाँ से जाऊँ और तुम मेरे पीछे मेरी माँ को मार दो। वो दबी दबी आवाज़ में घबराया था। वो अपने हवासों में नहीं लगता था। डॉक्टर खांसने लगा था, लेकिन उमर उसे छोड़ने पे तैयार था। कहा, तुम लोग यही करते हो। पहले मुझे भेजकर मेरे जज साहब को मार दिया और अब मेरी माँ को मारना चाहते हो। मैं नहीं जाऊँगा यहाँ से, 1 इंच भी नहीं हिलूँगा। मेरी अम्मा को मारने नहीं दूंगा तुम्हें। वो बुलंद आवाज़ में चीख रहा था, चिल्ला रहा था। कई लोगों ने उसे थाम रखा था, वरना अब तक वो डॉक्टर के टुकड़े कर चुका होता। काफ़ी दो के बाद वो उसे डॉक्टर से दूर हटा चुके थे। उमर की आंखें अब भी सुर्ख थी। वो जख्मी शेर की तरह सबको घूर रहा था। उसे असना में एक उमर रसीदा डॉक्टर आते दिखाई दिए। शायद कोई उन्हें बुला लाया था। वो उमर के करीब आकर रुके, फिर तरहम से उसको देखा। वो डिस्टर्ब और डरा हुआ लगता था। वो उमर के बिल्कुल करीब आकर रुके, उसके कंधे पे हाथ रखा, फिर नरमी से गोया हुए, देखिए सर, जिस तरह आप पुलिस वाले बगैर FIR के काम नहीं करते, उसी तरह हम बगैर पेमेंट के काम नहीं करते। लेकिन मैं यहाँ से गया तो ये मेरी माँ को मार देंगे। वो बेबसी से बोला। डॉक्टर ने उसके गर्दन में हाथ डाला। आप मत जाओ, लेकिन किसी को बुला तो सकते हो ना। तब तक आपकी माँ का इलाज मेरी गारंटी पे होगा। अब की उमर की आंखों की बेचैनी कम हुई। तने असाब ढीले पड़े। उसने सर इस बात में ला दिया। मैं इंतज़ाम करवाता हूँ, बस मेरी माँ को बचा लीजिए। बूढ़े डॉक्टर ने उसका कंधा थपका। अब की उमर ICU के बाहर टहलते हुए एक नंबर डायल कर रहा था। अस्पताल की ठंडी राहदारियों को छोड़ बीन्स ब्लॉसम के कोने वाली मेज़ की तरफ जाओ तो अरुण शाहिद का फ़ोन थरथराया था। उसने कॉल पिक की। तुम्हारे पास जितने भी पैसे हैं सब एक बैग में डालो और 10 मिनट के अंदर अंदर सिटी अस्पताल आओ। खालिस रोबोटिक अंदाज। हारून शाहिद की बहुएं सुकड़ी थी। मैं तुम्हारा, मेरी अम्मा ICU में है अरुण। अब के उसकी आवाज़ में कुछ था कि ठटका जाए। हारून शाहिद ने अब के कुछ भी कहे बगैर फ़ोन काटा था। रात का आखिरी पहर हो या दिन का जलता उजाला, हारून शाहिद खुद को पुकारने वालों को ना नहीं किया करता। फ़हीम मिर्ज़ा के घर में आज मुलाजमीन की खासी चहल पहल थी। वजह आज शाम होने वाली एक ख़ास पार्टी थी। ऐसे में अगर हम लॉन में काम करते लोगों को छोड़ ऊपरी मंजिल की तरफ आएँ तो दाएं जाने याकूत मिर्ज़ा का कमरा था, जिसका दरवाज़ा धकेलकर वो अभी अभी अंदर दाखिल हुआ था। उसकी आंखें सुर्ख थी, चाल में लड़खड़ाहट। वो सारी रात घर नहीं आया करता था। कभी दोपहर के 1 बजे आता, कभी 2 बजे और फिर शाम तक पड़ा सोता रहता। फिर 8 बजे के करीब उठ जाता और कहीं चला जाता। नरमीन कमरे में किसी बेज़रर सामान की तरह पड़ी रहती। वो जब भी उसे बात करने की
या उसके पास बैठने की कोशिश करता उसे दौरे पड़ते थे। तंग आकर याकूत ने उसे बात तक करना छोड़ रखा था। उस वक्त भी वो अपने कमरे में आया तो नरमीन बेड पे करवट के बल लेटी थी। एसी ऑन था और हल्का अंधेरा। याकूत ने हाथ मारकर सारे कमरे को रोशन किया। वो हमेशा की तरह वजी लग रहा था। चंद पल वो उसी तरह खड़े होकर नरमीन को देखता रहा। जाने ऐसा क्या था उस लड़की के में के दिल चाहता था उससे बातें की जाए, उसके करीब बैठा जाए, उसकी सुनी जाए और अपनी सुनाई जाए। लेकिन एक वो थी, वो गहरी सांस भरता, छोटे छोटे कदम लेता, उसके करीब आ बैठा। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा नीरू? वो नरमी से इस्तफसार कर रहा था। मैं तुम्हारे साथ जितना अच्छा रहने की कोशिश करता हूँ तुम उतना रूड होती हो। तुम्हें क्या लगता है मुझे लड़कियों की कमी है? अब के वो कूनी के बल उठ बैठी। सब्ज बेरान आंखों से याकूत को देखा और फिर उसकी आंखों से चंद आंसू टूट कर गिरे। वो उसे देखे गई, बगैर कुछ कहे देखे गई। अब कुछ बोलो भी। तुम मुझे बताओ नीरू, अगर तुम्हें कुछ चाहिए, कुछ कहना है। आफ्टर ऑल यू आर माई वाइफ। उसकी आवाज़ बेहद नरम थी, आंखों में तफक्कुर। शायद ही किसी ने याकूत को इतना नरम पहले कभी देखा हो। नरमीन सीधी हो बैठी, खंडर जर्द चेहरा, अंदर को धसी आंखें। वो बस मर्दा लगती थी। मेरा कसूर क्या था याकूत? वो बोली तो उसकी आवाज़ खोखली थी, बेजान सी। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? क्या मैं भाई और तुम्हारे दरमियान आई थी? क्या मैंने कभी तुम्हारे साथ कुछ बुरा किया था? क्या मैं वही नहीं हूँ जो बचपन से तुम्हारे ज़ख्मों पर मरहम रखा करती थी? मैंने तो कभी तुम्हें हर्ट नहीं किया। क्या कभी किया? याकूत की गर्दन में एक तरनफी मेली थी। मैं वो हूँ जो तुम्हारे होमवर्क कर दिया करती थी। मैं वो हूँ जो स्कूल में अपना लंच भी तुम्हें खिला दिया करती थी। तुम्हारे लिए झूठ बोलती थी, तुम्हारे लिए सच बोलती थी, लेकिन मैं हर दफ़ा तुम्हें हर्ट होने से बचा लेती थी। क्या मैं ऐसा नहीं करती थी? वो बहते आंसू और दुखते हुए हलक के साथ बोल रही थी। उसका चेहरा गीला था। याकूत ने नज़रें चुराई। तुम्हें पता है मेरा कसूर क्या है याकूत? वो अपनी आंखें उसकी आंखों में डाले पूछ रही थी। चंद पल खामोशी से बैठे सुर्ख ईंटों वाली दीवारें उसके बोलने के मुंतज़िर रही। मेरा कसूर ये था कि मैंने तुमसे मोहब्बत की। याकूब ने करंट खाकर उसको देखा था। नरमी ने पलके झपकाकर उसकी यकीन दहानी करवाई। हाँ, मैंने तुमसे मोहब्बत की थी, सारी दुनिया से ज़्यादा, हर शख्स से ज़्यादा। बचपन से लेकर आज तक तुम मेरे वाहिद दोस्त रहे हो और मैंने बस तुमसे मोहब्बत की है। वह फूट फूट कर रो रही थी। उसके अल्फाज गैर वाज़ेह होने लगे थे। याकूत अब तक सुन था, शल था। नरमी ने रोते हुए उसके बाजू पे सर रख दिया। उसका पूरा वजूद अजकोले खा रहा था। याकूत को लगा था शायद कुछ गलत हो गया, कुछ था जो फिक्स नहीं हो सकता। मैं तुमसे आज भी मोहब्बत करती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी इज़्ज़त नहीं करती। मैं खुद से नफ़रत करती हूँ क्योंकि मैंने तुमसे मोहब्बत की। मैं सारी ज़िंदगी इस गिल्ट में रहूँगी कि मैंने तुमसे मोहब्बत की। मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारी इज़्ज़त नहीं करूँगी। मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारी वफ़ादार नहीं बन सकूँगी। तुमने मेरे साथ क्या कर दिया याकूब? तुमने मेरे साथ बहुत जुल्म किया। मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। अब के वो बेबसी से रो रही थी, आंखें उसके बाजू पे रख के वो बुरी तरह रो रही। चंद पल याकूब शशोपंज में मुब्तला रहा, फिर उसने आहिस्तगी से नरमीन को खुद से दूर किया। उसकी आंखें अब के फर्श पे मरकूज थी। साफ ज़ाहिर था कि वो नज़र नहीं मिला रहा था। अगर तुम्हारा भाई मेरे साथ वो सब कुछ ना करता तो ये सब ना होता। वो तल्खी से कहकर बाथरूम में घुस गया। शायद वो मंदिर से भाग जाना चाहता था। पीछे नरमीन बेबसी और नफरत से बाथरूम के दरवाजे को देखती रह गई। अस्पताल का ठंडा बेरहम फर्श आज उमर को बेजान महसूस हो रहा था। वो बस बेकरार नजरें आईसीयू के दरवाजे पे जमाए बैठा था। साथ एक सफरी बैग में पैसों की गड़ियाँ थी जो कि हारून लाया था। उमर के बाल बिखरे थे, आंखें सुर्ख, टांग इस तरापी कैफियत में झलाते हुए वो कोई पागल लग रहा था, हर आते जाते से लड़ता हुआ। वो किसी को भी आईसीयू के अंदर जाने नहीं दे रहा था, ना कोई नर्स, ना कोई दूसरा डॉक्टर। वो खौफजदा था, बेचैन था। सुबह से अब तक हारून ही बाहर की भाग दौड़ कर रहा था। उसी लम्हे आईसीयू का दरवाज़ा खुला और एक मेल नर्स बाहर आया। वो शायद कोई औजार या कोई अद्वियात लेने गया था। चंद लम्हों बाद वो वापस आता दिखाई दिया। उमर झपटे के अंदाज में उठा था और उसका कॉलर जकड़ लिया। राहदारी में ज़रा फासले पे खड़े हारून ने उसको देखा था। वो दौड़ता हुआ उसके करीब आया। कौन हो तुम? किसने भेजा तुम्हें? वो नर्स का गिरेबान जकड़े जनूनी सा बना हुआ था। कभी इम्कान यही था कि उसे मरीज समेत अस्पताल से निकाल दिया जाता। अरुण ने बामुश्किल नर्स को छुड़वाया था। क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? अब वो उसे झिड़क रहा था। उमर उससे नहीं देख रहा था, वो बस दरवाजे को देख रहा था। वो एक सेकंड के लिए भी उस दरवाजे से नज़र नहीं हटा सकता था। ये कैसी बेबसी थी, कैसा जुनून था। उमर, अगर तुम यही हरकतें करते रहे तो अस्पताल वाले हमें निकाल देंगे, वो पुलिस बुलवा लेंगे। अरुण फिक्रमंदी से कह रहा था। ये लोग मेरी माँ को मारना चाहते हैं अरुण। शम्स आएगा, फरवा भी आएगी और वो मार देंगे। उमर उसकी आंखों में देखता कह रहा था। उमर ने उसको अजीब सी आंखों के साथ देखा, फिर यकदम उसने जैसे सारा मामला समझ लिया।
तुम मिले हुए हो। वो हारून की तरफ उंगली की अजीब लहजे में बोल रहा था। हारून ने उसे अचंभे से देखा। तुम उन सबके साथ मिले हुए, तुम चाहते हो मेरी अम्मा मर जाए और उमर अकेला रह जाए। तुम मेरी अम्मा को मारना चाहते हो। हारून ने कहर आलूद निगाह उस पर डाली तो मोटी मोटी गालियाँ बुलंद आवाज़ में निकाली और वहाँ से वॉकआउट कर गया। पीछे उमर को जैसे फ़र्क ही ना पड़ा। वो एक बार फिर से उसी बिखरी हालत में एक बार फिर बेंच पे बैठ गया, नज़रें गोया ICU के दरवाजे पे गाड़ दी और ख़ुद को इंतज़ार की सूली पर टांग दिया। इंतज़ार की कई किस्में होती हैं, लेकिन अस्पताल के बेंच पे बैठकर अंदर से आने वाली इत्तला का इंतज़ार दुनिया का सबसे बेरहम इंतज़ार होता है। दोपहर के कोई 3 बज रहे थे जब हाले सुल्तान ने अपनी गाड़ी डॉक्टर रूही के क्लिनिक के बाहर पार्क की। वो कैफ़े हसन और लैल के हवाले कर आई थी। डॉक्टर रूही का ऑफिस उस पहर खामोश पड़ा था। शायद वो हाले का ही इंतज़ार कर रही थी। दरवाज़ा नॉक करती वो अंदर आए। अंदर दाखिल होकर आज उसने दरवाज़ा हल्का सा खुला रहने दिया। ये उसकी मशक थी। वो रोज़ एक एक इंच आगे लाते लाते दरवाज़ा बंद करती जाती थी। हाले को उस दिन से खौफ आता आया जब ये दरवाज़ा पूरा बंद हो जाता। वो आज एक मर्तबा फिर उसी नीले सोफे पे बैठी थी। रूही उसके सामने बैठी थी। आज कुर्ता नीला था, बाजू और गले की चेन और बैंड्स वैसे ही थे। सो आज हम वर्चुअल थेरेपी के लिए जाएंगे। ओके, वर्चुअल थेरेपी में मरीज़ की आंखों के आगे एक ऐसा जदीद किस्म का चश्मा लगाया जाता है, वैसा मास्क जैसा तुमने कभी किसी स्विमर की आंखों पे लगे हुए देखा होगा। जब वो समंदर में तैरता, उस चश्मे के दहाने पे मोबाइल में एक वीडियो चला कर रखी जाती है। अगर मरीज़ अंधेरे से खौफजदा है तो वीडियो में पहले हल्का अंधेरा आएगा, फिर ज़रा गहरा और फिर घटा टोप अंधेरा। जब मरीज़ घटा टोप अंधेरे तक का सफ़र तय कर लेता है तब वो ठीक होने लगता है। हाले के केस में एक बंद जगहों वाली वीडियो चलाई जानी थी। डॉक्टर रूही अपनी जगह से उठी और अपने मेज़ तक गई। मेज़ की ऊपरी सतह पे रखा डब्बा उठाया और हाले तक वापस आई। हाले के तासुरात में खौफ घुलता जा रहा था। गर्दन और चेहरा पसीने से तर होता जा रहा था। डॉक्टर रूही ने चश्मा निकाला। हाले की हथेलियाँ पसीने से भरने लगी। रूही ने चश्मा उसकी आंखों पर लगाया और उसके बालों के ऊपर चिप बंद कर दी। मैं आपको ट्रूथ सीरम दूंगी क्योंकि आप अपने पिछले सेशंस में झूठ बोलती रही हैं। वो हाले के सामने खड़ी कह रही थी, अब की बार कोई झूठ मत बोलना। जहाँ दम घुटे, जहाँ डर लगे, फ़ौरन बताना। ओके ओके, हाले ने आहिस्ता से कहा। उसका चेहरा जर्द पड़ रहा था। रूही अब हाले के सामने आकर वीडियो चल रही थी। उसी लम्हे गजाला रूही ने एक इंजेक्शन हाले के बाजू में लगा दिया। वो वीडियो देखते वक्त इतनी डरी और खौफजदा थी कि सुई की चुभन महसूस ही ना कर सके। वो ट्रुथ सीरम था जो उसे इंजेक्ट किया जा चुका था। ये क्या इंतहाई गैर प्रोफेशनल था। क्या सीरम का इंजेक्ट होना, डोज का हैवी होना, लेकिन डॉक्टर्स के लिए उनके मरीज़ की जान से ज़्यादा अहम कुछ नहीं होता। सो ये जस्टिफाइड था। स्क्रीन पे मंजर उभर कर आ रहे थे। सबसे पहले एक बड़ा घर आया, फिर वीडियो में घर के अंदर के मनाजिर थे। वो बेहद तंग जगह थी जहाँ वीडियो में दिखाया जा रहा था कि कोई अंदर कमरे में गया और फिर कमरे का दरवाज़ा बंद हुआ। हाले का सांस सबके उखड़ने लगा था। वो पैनिक करने लगी थी। उस दिन उस क्लास में तुम्हें किसने बंद किया था हाले? उसने ट्रूथ सीरम की इजाज़त दी थी, लेकिन यहाँ सवाल बदले जा चुके थे। वो चीखने लगी थी, दरवाजे खोलने की दहाई दे रही थी। डॉक्टर रूही उसके सामने टांग पे टांग चढ़ाए एक ही सवाल कर रही थी, उस दिन वहाँ उस क्लास में तुम्हें बंद करने वाला कौन था? वीडियो में तंग जगह मज़ीद तंग होती जा रही थी। हाले का हलक खुश्क हो रहा था। तुम्हारी कहानी का विलन कौन है हाले? पुरसुकून ठंडा रह जा। इसको हटाओ, निकालो इसे, दरवाज़ा खोलो, बाहर निकालो। वो चीख रही थी। उस दिन दरवाज़ा किसने बंद किया था हाले? और हाले ने चीख कर जवाब दे दिया था। अगले लम्हे रूही ने उसकी आंखों से मोबाइल हटा लिया। हाले गर्दन झुकाए ज़ोर ज़ोर से रोने लगी थी। वो नाम जो अपने मुँह से ना निकालने का वादा कर चुकी थी, वो आज कैसे निकल गया? 3 रातें, 3 दिन बाद अस्पताल की सफ़ेद सहरादारियाँ सुनसान थी। उमर हयात उसी बेंच पे बैठा था। उसकी आंखें सूज गई थी, बुरी तरह सुर्ख भी थी। हारून उसके साथ बेंच पे बैठा था। वो 3 रातों से सिर्फ कॉफ़ी के कप और सैंडविचेस खा रहा था। वो 3 दिनों से यहाँ से हिला तक नहीं था। हारून कोई लाख मरतबा से ज़्यादा उससे कह चुका था कि वो घर जाए, कपड़े बदले, आराम करे, लेकिन उसकी एक ही रट थी, मैं चला गया तो ये लोग अम्मा को मार देंगे। नफीसा कराची आते हुए एक्सीडेंट हो गया था जिसकी चोटें गहरी थी, लेकिन अब उनकी हालत कदरे बेहतर थी। आज उनको मुकम्मल होश भी आ गया था। उमर की अब भी हिम्मत नहीं थी कि वो उनका सामना करता। हारून ने एक नज़र उसे देखा, फिर उसे घुटने पे हाथ रखा। मैं नहीं जानता तुम्हारे और तुम्हारी
माँ के दरमियान क्या मसला है? उसने हल्की आवाज़ में कहना शुरू किया, लेकिन वो बार बार तुम्हारा नाम लेती है। मैं कल रात उनके पास बैठा था, वो मुसलसल तुम्हारा नाम लेती रही। अभी थोड़ी देर पहले वो मुझे किसी गेम का बता रही थी जो वो तुम्हारे साथ खेला करती थी। उमर उन हालात में भी मुस्कुराया था, उसे वो खेल अच्छी तरह याद था। वो घर के जालीदार पर्दों के पीछे छुप जाता था और नफीसा उसे ढूंढती थी। फिर जब वो उसे ढूंढकर पर्दे के पास पहुंच जाती तब उमर खांसता था। वो पूछती थी, कौन है? जवाब आता था, मैं उमर। उमर कौन? वो एक बार फिर पूछती, आपका बेटा। और फिर उमर पर्दा खोलकर बाहर निकल आता। नफीसा हर दफ़ा उसे गले लगा लेती थी। 10 साल की उम्र तक वो ये खेल खेलता रहा था, लेकिन वो माजी था। हाल में अरुण कह रहा था, उनके ज़हन पे जोर पड़ रहा है। उमर, तुम एक बार, सिर्फ एक बार उनको अपना चेहरा तो दिखा ही सकते हो। माँओं के दिल नरम होते हैं, वो माफ़ कर दिया करती। खुद को एक चांस दो अरुण, नरमी से कहकर उठ गया। उसे नफीसा की कुछ दवाएं लानी थी, उमर के लिए कुछ खाने को लाना था। वो चला गया तो उमर ने सर हाथों में गिरा दिया। 11 साल गुजर गए थे, उन दोनों के दरमियान 11 साल आ गए थे। क्या वो उनका सामना कर सकता था? काफ़ी देर तक वो उसी तरह सर गिराए बैठा रहा। बाहर फैली रात गहरी होती जा रही थी। बद आखिर वो उठा था, लर्ज़ते कदम दरवाजे की जानिब मोड़े। पस मंज़र में कई आवाज़ें गूंजी, जिन्हें वो नज़रअंदाज करके वो दरवाज़ा धकेल कर अंदर आया। पाँव मन मन भर के हो रहे थे। उसने नज़र उठाकर सामने देखा और उसका दिल धक से रह गया। 11 साल में उसका हिजर उसकी माँ को खा गया था। वो बूढ़ी हो गई थी, बाल कनपट्टियों से सफ़ेद, चेहरा झुर्रियों ज़दा। उमर का दिल किया था धाड़े मार मार कर रोए। ये उसने क्या कर दिया था? वो बेड तक सर गिराए गर्दन मोड़े उसे देख रही थी। एक टिक पलक झपके बगैर उनकी आंखें भी नम हुई थी। लेकिन मजाल है जो आंसू गिरा उनके आगे खड़ा ये नौजवान लड़का आंखों की नमी के साथ धुंधला नजर आ रहा था। नफीसा ने पलके झपके, एक आंसू कनपट्टी में जज़ब हो गया। वो वाज़े नज़र आने लगा। कितने सालों से वो उसे नहीं देख सकी थी, कितने साल वो उसे महसूस नहीं कर सकी थी। उनकी आंखों से आंसू गिरते जा रहे थे, लेकिन उन्होंने एक लम्हे को भी उस बुत बने शख्स से नज़र नहीं हटाई। वो गायब ही ना हो जाए। बर्फ़ के मुजस्मे ने अपने कदम बढ़ाए, छोटे छोटे पशेमान कदम। नफीसा सांस रोके उसे अपने करीब आते देखती रही। वो उनके बिल्कुल करीब आकर रुका। उनको लगा था वो अब सांस नहीं ले सकेगी। वो उसे गले लगाकर महसूस करना चाहती थी, उमर के हाथ पकड़कर उन्हें चूमना चाहती थी, लेकिन उनके बीच 11 साल आ चुके थे। वो उस फासले को तय नहीं कर सकी। शायद वो वाकई ज़िद्दी औरत थी। उमर उनके करीब बेड पे बैठ गया। कुछ पल बेटे बीते, कुछ घड़ियाँ गुजरी। आप ठीक है? वो बदिक्कत कह सका। उसे माफ़ी मांगनी चाहिए थी, उसे शर्मिंदा होना चाहिए था, लेकिन उसे हक नहीं था। उनके बीच वाकई 11 साल आ चुके थे। मैं अब ठीक हूँ, वो बोली तो उनकी आवाज़ ज़ुकाम ज़दा थी। उमर गर्दन झुकाए बैठा रहा। गर्दनें उठाने को हिम्मत चाहिए होती है। दोनों के दरमियान एक बार फिर खामोशी छा गई। नफीसा ने इंतज़ार किया कि वो माफ़ी मांगे। उमर ने इंतज़ार किया कि वो उस पर तंज करे। काफ़ी देर की खामोशी के बाद उमर ने दोबारा हिम्मत की थी। आप मेरे साथ मेरे घर चलेंगी प्लीज़? नफीसा चंद सानिए उसके झुके हुए सर को देखती रही। मैं तुम्हारे कहने पे तुम्हारे साथ कहीं भी जा सकती हूँ बेटे। अब के उमर ने सर उठाया। उसकी आंखों में ममनूनियत थी, तशक्कुर था। नफीसा ने एक भरपूर नज़र उस पर डाली। स्याह सिल्वर ज़दा शर्ट, बिखरे हुए बस स्याह बाल, सूजी आंखें, बढ़ी हुई शेव। साफ जाहिर था वो काफ़ी दिन से ना अच्छा खा सका था, ना सो सका था। शिद्दत से उनका दिल चाहता कि उसके माथे पे बिखरे बालों को हटाएं, लेकिन 11 साल कोई छोटा अरसा नहीं होता। तुम जाओ, फ्रेश हो जाओ, मेरे डॉक्टर से मिल लो, फिर आना। जाओ बच्चे। वो उन्हें ना नहीं बोल सकता था। वो उमर हयात था तो वो भी उसकी माँ थी। उसी लम्हे अरुण अंदर आया। उसके हाथ में कहीं चॉपर्स थे। उमर, डॉक्टर तारिक तुम्हें अपने कैबिन में बुला रहे हैं, अरुण मसरूफ़ सा बोला। उमर ने ठहर कर उसको देखा। वो कितना बेहयात था। 3 दिन से वो बस चंद घंटों के लिए अपने घर गया था। बिल, दवाइयाँ, उमर उसने सब संभाल रखा था। अगर वो ना होता तो अस्पताल का इंतज़ामिया उमर को उठाकर बाहर फेंकता। अब जाओ भी। कार्ड लाऊं क्या? वो तपा हुआ था। उमर उठा, उसका दिल हल्का सा। नफीसा उसके साथ जा रही थी। अब और क्या चाहिए था? वो अस्पताल के बाथरूम गया, मुँह हाथ धोया, बाल सीधे किए। अब वो बेहतर लग रहा था, लेकिन सूजी सुर्ख आंखों का अब भी कुछ न हो सका था। डॉक्टर तारिक के कैबिन में उसे कोई 20 मिनट लगे थे। वो उसे नफीसा के मुतालिक चंद हदायत दे रहे थे। उमर गौर से सुनता रहा, फिर वो उठाया नफीसा के कमरे की तरफ जाते हुए। अब के वो सरशार था। उसने दरवाज़ा धकेला और अंदर आया, लेकिन वहाँ ना बंदा था, ना बंदे की ज़ात। नफीसा वहाँ नहीं थी। वो पागल सा होने लगा। उसका दिल रुक रुक कर चल रहा था, जैसे अभी बंद हो जाएगा। क्या उसने नफीसा को खो दिया? वो लर्ज़ते कदमों से बैठ के जाने वाला तकिए के एन ऊपर एक स्टिकी नोट रखा था। उमर उस राइटिंग को हज़ारों में भी पहचानता था।
वहाँ बस 2 सत्रें लिखी थी, जहाँ छोड़ा था वहीं से आकर ले जाओ। तुमने कहा था मैं ज़िद्दी औरत हूँ, तो अब तुम मेरी ज़िद देखो। मारे बेबसी की उमर का दिल फटने लगा था। उसने आज तक अपनी ज़िंदगी में इतनी बेबसी महसूस नहीं की थी। आज तक उसे नफीसा को ज़िद्दी कहने पे इतना पछतावा नहीं हुआ था। सारी दुनिया रेत की मानित हाथों से फिसल गई थी और वो कुछ नहीं कर सका था। माँ को अजियत देने वालों के हिस्से में इतनी अजियत तो आनी थी। हाले सुल्तान उस वक्त अपने घर पे थी, नाउज में रखे एल शेप सोफे की पुश्त पे सर रखे, हाथों में कोई नॉवल लिए बैठी वो मुताले में गरकती। हसन आज अपने घर था और हारून को आने से वो खुद मना कर चुकी थी। अकेले रहना उसे सीखना था। दफतन लाउंज का दरवाज़ा हल्की सी आवाज़ के साथ खुला था। हाले का दिल उछल कर हरक में आया। उसने डरते डरते नज़र उठाकर देखा और फिर उसका दिल धक से रह गया। सामने उमर था, लेकिन क्या ये वाकई उमर था? उसकी हालत, उसका औलिया। हाले का दिल में तेज सी उठी। वो दरवाजे पे ऐस्तादा बस उसे देखे गया। कितने दिनों बाद देख रहा था वो उसे, और कितने दिनों का खोया सुकून था जो अचानक वापस मिल रहा था। वो चंद पल उसे देखता रहा, फिर छोटे छोटे शिकस्ता कदम लेता आगे आया। हाले सांस रोके, पलक झपके बगैर उसे अपने करीब आते देखती रही। आहिस्तगी से उसके पास आकर बैठा। हाले ने सांस रोक लिया। उमर ने गर्दन मोड़कर उसको देखा। क्या था जो आज उसकी आंखों में नहीं था? हाले चाहकर भी उसकी आंखों से नज़र नहीं हटा सके। उमर ने उसके हाथ में पकड़ी किताब नरमी से ले ली, पैर लंबे किए और अपना सर हाले की गोद में रख दिया। चलते दिल को अंदर तक सुकून मिल गया। हाले अब तक शल थी, वो समझ ही नहीं सकी ये क्या हुआ है। उमर अब के चत होकर लेटा, यूँ कि अब वो हाले की आंखों में देख सकता था। उसने अपनी उसी नरमी से हाले का हाथ अपने हाथ में लिया। उमर तुम्हें क्या हुआ है? पल आखिर वो बोल उठी, खोखली कनकती आवाज़। वो जिसे अब तक यकीन करना चाहती थी कि उसके इतने करीब जो शख्स था वो उमर ही था। उसने बगैर कहे उसका हाथ अपने दिल के मकाम पर रखकर आंखें बंद कर ली। हाले के कानों से धुआं निकला था। उसका चेहरा पूरी तरह गुलाबी हो गया था। मैं 3 दिन से नहीं सोया, प्लीज़ मुझे सोने दो, बस इतना कहा था उसने, और अगले चंद ही मिनट में वो गहरी नींद सो गया था। हाले कहीं लम्हात अब भी शल थी। फिर उसने उमर को देखा। वो किसी बच्चे की तरह सो रहा था, गहरी पुरसुकून नींद। वो उसे देखे गई, उसकी पलकें, नाक, उसकी बढ़ी हुई शेप, वो बिगड़ा बच्चा लग रहा था। हाले ने अब की गहरी सांस ली। चाहे कुछ भी, वो उसका शौहर तो था। वो धीरे धीरे उसके बालों को हाथ से हटाने लगी, फिर नरमी से आहिस्ता आहिस्ता उसके बालों में उंगलियां फेरने लगी। वो नींद में भी मज़ीद पुरसुकून हो गया। बाहर फैली रात अपनी स्याही समेटे अब आगे को फैलने लगी। अगली सुबह रोशन थी। हाले सोफे की शिव से सर टिकाए सो रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे। दफतन वो नींद में कसमसाई। उसे अपना हाथ जलता महसूस हुआ। फिर कभी उसे अपनी टांगें चलती महसूस हुई। काफ़ी देर तक नज़रअंदाज करने के बाद वो उठ बैठी। मंदी मंदी आंखों से यहाँ वहाँ देखा, फिर अपनी गोद में सोए उमर हयात को देखा। वो अब तक बेसुध था। एक हाथ नीचे लटक रहा था और दूसरे हाथ में अब भी हाले का हाथ था। और अब हाले को एहसास हुआ कि उसे अपना हाथ जलता हुआ क्यों महसूस हो रहा था। उमर हयात बुखार में भिनक रहा था। उसके माथे पे हाथ रखकर हाले को लगा जैसे जलता तवा छू लिया। वो बेख्तियार परेशान हो गया। अब उसे अंदाज़ा हुआ था कि वो सो नहीं रहा, वो बेसुध है। उसी लम्हे उसका फ़ोन बजा। नफीसा की कॉल थी। उसने फ़ौरन पिक किया और आंटी उमर को बहुत सख्त बुखार है, वो उनकी सुने बगैर रवानी में अपनी कह गई। दूसरी जानिब नफीसा की ठहरी हुई आवाज़ सुनाई दी। जब जब उसका दिल टूटता है उसे बुखार हो ही जाता है। मैंने भी इसीलिए कॉल की थी, उसका ख्याल रखना। साथ कॉल कार्ड भी दी। हाले हैरान रहेगी। खैर वो गहरी सांस भरती उमर के सर को नरमी से कुशन पर रखती उठी, बालों को गोल मोल जूड़े में लपेटा और किचन की तरफ आए। थोड़ी देर बाद जब वो वापस आई तो ट्रे हाथ में ले रखी थी, एक कप चाय, पानी का ग्लास और टैबलेट, साथ छोटी प्लेट में कुछ बिस्किट रखे थे। उसे दवाई देने से पहले कुछ खाना तो होगा। वो लाउंज में आई तो उमर उठ बैठा था। उसकी रंगत जर्द थी, वो नढाल लगता था। उसने गर्दन सोफे के पुष्ट पर ढलका रखी थी। वो जो मजबूत सतून की तरह खड़ा रहता था आज ढह रहा था, और न जाने क्यों वो टहता हुआ बुरा लग रहा था। हाले उसके करीब चली आई, ट्रे को छोटी मेज़ पे रखा। उमर खुद ही सीधा हो बैठा। कुछ खा लो, फिर दवा ले लेना। हाले नरमी से उसे देखते हुए बोली। उमर बगैर कुछ कहे आगे को हुआ। दवा की पत्ती उठाकर 2 गोलियां निकाली, साथ पानी का गिलास उठा लिया, 2 घूंट पीकर वापस रखा। मुझे इतनी परवाह की आदत नहीं है, तुम मेरी आदतें बिगाड़ रही हो। वो आपसे तुम पे कैसे आ गया था? हाले ने तासुब से उसको देखा। कभी तुम मुझे आप कहा करते थे। उसके लहजे में वाज़ेह मलामत थी। उमर ने उसे नहीं देखा। वो अपनी जीन्स की जेब से मोबाइल निकाल रहा था। कोई वक्त था जब तुम्हें उमर हयात पे एतबार हुआ करता था। उस वक्त को ख़त्म हुए 1 महीना हो गया। अब हम दोनों अजनबी हैं। वो उठ खड़ा हुआ था। उसका लहजा, उसका अंदाज़ रोबोटिक था। कोई जज्बा कुछ भी उसे छू कर नहीं गुजरा था। क्या तुम मेरा हाथ की चाय को भी इनकार करोगे?
वो उसकी पुश्त को देखते हुए बोली। उमर जो बाहर जा रहा था थम गया, सुस्त रवि से गर्दन मोड़कर उसको देखा, फिर ट्रे में रखे चाय के कप को, और फिर वो वापस आया। कौन कमबख्त हाले सुल्तान के हाथ की चाय को मना कर सकता है। वापस सोफे पे बैठते हुए उसके हाथ में चाय का मग था। हाले ने प्लेट में रखे बिस्किट्स में से एक उठाकर उसकी जानिब बढ़ाया। एक लम्हे को मंजर बदल गया। कोयटा की ठंडी हवाएं, पसे मंजर में बजती मौसीकी, सब्ज चाय, रंगीन मीठी टिक्कियाँ, सब कुछ मंजर पे गालिब आने लगा। हाले ने सर झटका था। वो उसके हाथ से बिस्किट ले चुका था। अगले चंद मिनटों में वो उसे बिस्किट देती रही और वो चुपचाप खाता रहा। वो खा चुका तो बाकी बची चाय हलक में अंडेलता रहा। एक महीना उसने चाय कॉफ़ी को बस आदत के तहत पिया था या फिर सिंह की नज़र किया था। आज एक माह बाद वो चाय को चाह के साथ पी रहा था। हाले खामोशी से उसे ठंडी चाय हलक से उतारते देखती रही। उसने चाय पीकर मग रखा, फिर हाले को देखकर हल्का सा मुस्कुराया। उसकी आंखें आज उसके साथ नहीं मुस्कुराई थी। मैं छत पे रख के सारे बर्तन भर कर रखता हूँ, उसे देखते हुए आहिस्ती से बोला। चिड़े अब भी आती हैं, और वो हराम कौवा भी। क्या मैं ये मान लूँ कि अब तुम उस कौवे से नहीं जलते? उमर गर्दन झुकाकर हंसा था। हाले भी मुस्कुराई। अब नहीं आता वो, उसके अंदर की अनाज आ गई। अब कमाकर भाग दौड़ करके खाता होगा। अब की बार हाले ज़ोर से हंसी थी। वो एक बार फिर गर्दन उठाकर उसे देखने लगा। मेरे हाथ का खाना, लॉन का सोफ़ा, चाय, कॉफ़ी के मग, चिड़िया, कौवे, मीना, सब तुम्हें बहुत मिस करते हैं। वो उसकी सी आंखों में झांक कर कह रहा था। हाले दिलचस्पी से उसे देख रही थी। सबसे ज़्यादा कौन मिस करता है? मैं। उसके बर्जस्ती से कहने पे हाले ठहर सी गई। उमर की नज़रें अब तक उस पर टिकी थी। तुम मुझे मिस नहीं करती? वो बोला तो हाले के चेहरे पे साया सा लहराया। मेरा कैफ़े, मेरा कैश, मेरी कॉफ़ी का भरा हुआ मग और मेरी क्रेविंग्स तुम्हें बहुत मिस करती हैं। वो फर्श पे नज़रें जमा कर बोली। हलक में फंदा सा अटक रहा था। सबसे ज़्यादा कौन मिस करता है? उसने सवाल किया था। हाले ने कुछ कहने को मुंह खोला जब उमर के तासुरात देख ठटक गई। वो अपना गला पकड़े बुरी तरह तकलीफ़ में लगता था। कभी सीना मसल रहा था तो कभी गला। उसका चेहरा सुर्ख हो गया था, आंखें जैसे उबल रही थी। वो शदीद तकलीफ़ में था, यूँ जैसे किसी ने उसके गले में तेज़ाब डाल दिया। हाले सुन सी बैठी थी। वो कोई रिएक्शन नहीं दिया करती थी। उमर नीचे फर्श पे बैठ गया। हाले ने देखा उसकी आंखों से पानी निकल रहा था। वो मरने वाला हो रहा था। चाय में क्या था? वो फर्श पे घुटनों के बल बैठा तकलीफ़ से पूछ रहा था। हाले अब तक चलती। उमर बदिक्कत झुक कर उसके दोनों बाजुओं को झंझोड़ा। उसके हाथ लर्ज रहे थे, जान हवा हो रही थी। कौन से बिस्किट थे? क्या था उनमें? वो मारे तकलीफ़ के चंद अल्फाज भी बड़ी दिक्कत से कह रहा था। पीनट बिस्किट थे, मैं शहर की सबसे बड़ी बेकरी से लाई थी। उमर ने कराह कर आंखें मीच ली थी। मुझे पीनट से एलर्जी है, वो बोला तो उसकी आवाज़ में तकलीफ़ वाज़े थी। यूँ लगता था जैसे वो बामुश्किल जब्त किए हुए था। हाले नम होती आंखों से उठी। उमर का बाजू अपने कंधे पर डाला। वो कभी किसी और वक्त में भी उसका बाजू इसी तरह कंधे पर डाले गई थी। तुम ठीक हो जाओगी, ये तसल्ली नहीं थी। वो कब गाड़ी तलक आए, कब अस्पताल पहुंचे, उमर को सब टुकड़ों में याद था। उसके ज़हन पे एक आखिरी याददाश्त बनी। वो डॉक्टर से उसके लिए लड़ रही थी। वो उसे सुसाइड केस कह रहे थे, इलाज ना करने का कह रहे थे। शौहर है मेरा, उसे कैसे नहीं करेंगे आप इलाज? ये आखिरी बात थी जो उसने सुनी थी। दर्द की शिद्दत से जलता गला, बुखार की अद्दत, ये सब उसके सांप पे भारी होने लगे और कुछ ही पल में सब अंधेरा हो गया। घुप घटा टोप अंधेरा। अस्पताल के कमरे के आगे रखी बेंच पे वो बैठी थी, नीले जोड़े में मजबूत दुपट्टा कंधे पर डाले। उसने दोनों हाथ घुटनों पे रखे हुए थे, गर्दन झुकाए। उसकी आंखों से आंसू टूट टूट कर फर्श पे गिर रहे थे। उसने दुआ के लिए हाथ उठाना चाहे, लेकिन फिर शर्म आई। वो किस मुंह से अल्लाह से दुआ करे? वो किस मुंह से मांगेगी? क्या उससे मांगेगी जिसे ना मानने का दावा करती थी? वो आंखें रगड़ती हुई उठी और अस्पताल की एक जानिब जहाँ नमाज के लिए जगह बनी थी वहाँ चली गई। उसे नहीं पता था अल्लाह उसे माफ़ करेगा या नहीं, वो खुद को माफ़ करेगी या नहीं। वो बस जहाँ नमाज बिछा कर बैठी, 2 नफल पड़े और फिर दुआ के लिए हाथ उठा लिए। उसका चेहरा गीला था। अल्लाह, उसके लबों से बदिक्कत निकला था, आंसू तवातुर से बह रहे थे। मुझे माफ़ कर दे अल्लाह, प्लीज़ मुझे अपने पास रख ले, मुझे दूर ना करें प्लीज़ अल्लाह। वो हिचकियों के साथ रो रही थी। मुझसे गलतियाँ हुई हैं, कोताहियाँ हुई हैं, लेकिन मैं आज आपसे हर चीज़ के लिए माफ़ी मांग रही हूँ। मुझे माफ़ कर दे प्लीज़। वो अगली कितनी देर रोती रही, क्या क्या मांगती रही, उसे कुछ याद नहीं था। बस दिल था जो हल्का हो गया था, सुकून था जो रगों पैर में उतर गया था। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने उसे उमर की तबीयत की बेहतरी की इतला दी थी। हाले को अपना आप हवा से भी हल्का लगा था। डॉक्टर उसे उमर के कामयाब इलाज की इतला दे गए थे। वो 2-3 घंटे बाद उससे मिल सकती थी। बाहर बेंच पे बैठी वो ज़ेरे लब कोई दुआ पढ़ रही थी।
उसी राहदारी में सामने से एक लड़का चला आ रहा था, सुरमई सिल्क शर्ट के साथ धारीदार पैंट पहने। उसके बाल जल से जमे थे, पैरों पे चमकते बूट से। उसे देखकर कई लोगों ने सोचा था हुस्न वाकई उस पर तमाम हुआ। वो आगे को जा रहा था, लेकिन फिर बेंच पे बैठी लड़की को देखकर थम गया। लबों को शैतानी मुस्कुराहट ने छुआ, आंखें मजीद चमक उठी। वो उल्टे पैरों वापस आया। वो अब भी आंखें बंद किए ज़ेरे लब कुछ बुड़बुड़ा रही थी। याकूत उसके करीब बेंच पे बैठा। हाले ने पट से आंखें खोली। याकूत को देख एक लम्हे के लिए उसका दिल काम गया था, लेकिन फिर वो संभल गई। वो अब तक महजूज नज़रों से उसे देख रहा था। हेलो प्योर ब्यूटी, वो चहक कर बोला। मुझे पहचाना? हाले का रहा सहा डर भी ख़त्म हो गया। याकूत कह गया, मैंने तुम्हें तुम्हारी शादी की रात देखा था, तुम बेहद हसीन लग रही थी। वो मकरू लहजे में कह रहा था। क्या बताऊँ तुम्हें, मेरी तो तुम पर से नज़र ही नहीं हट रही थी। हाले अब भी कुछ नहीं बोली, बस ठंडी पुरसुकून नज़रों से उसको देखती रही। याकूत उसे ना बोलते देख एक और तीर फेंका। मैंने सुना था दुल्हन रेड जोड़े में हसीन लगती है, लेकिन तुमने रिकॉर्ड तोड़ दिया। तुम तो वाइट में भी हसीन लग रही थी। हाले मुस्कुराई थी। उसकी नम से आंखें उसके साथ मुस्कुराने लगी। मैं 12 साल की थी। क्या? मैं 12 साल की थी जब हम अमेरिका गए थे। मैं, बाबा, हरून, अम्मा। मैं तुमसे तुम्हारी सेहत के किस्से नहीं पूछ रहा, याकूत ने बरहमी से उसे टोका था। हाले उससे बेनियाज कह गई। वहाँ हम एक जू गए। जू में से मैंने एक खंजीर देखा। सूर, याकूत की आंखों में अचंभा उभरा। हाले कहती रही, मैंने जब उस खंजीर को देखा ना, तो मुझे बहुत कराहियत आई। अम्मा ने मेरी आंखों पे हाथ रख लिया और कहा, इसको मत देखो। लेकिन उसका वो चल लम्हों का देखना मुझे आज भी याद है। मुझे आज भी अपने आसपास से वैसी बदबू आती है जैसी उस दिन उस खंजीर से आई थी। आज भी वैसी कराहियत आती है जैसी उस रोज़ उस खंजीर को देख कर आई। तुम जानते हो ये बदबू, ताफुन, ये कराहियत मुझे कब महसूस होती है? याकूत ने बेख्तियार नफ़ी में सर हिलाया। वो बदबू, वो ताफुन, वो घिन, कराहियत मुझे तब महसूस होती है जब मैं किसी रेपिस्ट को देखती हूँ। याकूत के चेहरे पे जैसे किसी ने भिगो कर जूता मारा था। वो उठ खड़ा हुआ। हाले ने उसकी शर्ट का बाजू पकड़कर उसे वापस बिठाया। उसका रंग नुचड़ रहा था। हाले कहती गई, मैं 15 साल की थी। मुझे मेरे दादा के गाँव में जब दादा के गांव में चीचक फैला हुआ था। व्हाट इज़ चीचक? खैर पता नहीं होगा, उसने लापरवाही से कहा। मैं अपने बाबा के साथ गांव गई थी। मैंने वहाँ के लोगों को देखा। उनके जिस्म, उनके हाथ, उनकी आंखों में भी चीचक था। मुझे कराहियत आई। मैं सोचती थी वो किस तरह उन चीचक ज़दा हाथों से खाते होंगे, कैसे उस जिस्म को आईने में देखते होंगे। मुझे उनको खाना खाते देख उबकाई आई थी। तुम जानते हो मुझे वैसी कराहियत दोबारा कब महसूस होती है? अब के याकूत सुन बैठा रहा। वो कुछ नहीं कह सका। हाले की गिरफ्त उसके बाजू पे सख्त नहीं थी, लेकिन वो फिर भी उठ नहीं सका। हाले आगे को हुई। याकूत की मुर्दा होती आंखों में आंखें डाली। मुझे अब वो कराहियत तब महसूस होती है जब मैं किसी रेपिस्ट को देखती हूँ। याकूत को लगा उसका सांस बंद हो जाएगा। उसे लगा था वो अभी मर जाएगा। तुम्हें पता है याकूत, उन लोगों का चीचक उनके बस का नहीं था, लेकिन तुम्हारा चीचक तुम्हारे बस में था। वो तुम्हारे सारे जिस्म में फैल गया, आंखें, कान, नाक, बाजू और दिल। हाँ, तुम्हारे दिल में भी, क्योंकि तुम्हारा दिल चीचक ज़दा है। हर रेपिस्ट का दिल चीचक ज़दा है। पहले मैं सोचती थी कोई इस चीचक ज़दा हाथों से कैसे खा सकता है, लेकिन अब मैं सोचती हूँ कोई इन चीचक ज़दा दिलों के साथ कैसे ज़िंदा है। क्या तुम्हें खुद से घिन नहीं आती? तुम्हें खुद से कराहियत नहीं आती? उसकी आवाज़ में ताज्जुब था। याकूत गर्दन नहीं उठा सका। तुम कभी घर पे बैठी हो, अपनी बीवी से पूछना, वो तुम्हें बताएगी तुमसे कितनी बदबू आती है। वो तुम्हें बताएगी किस तरह तुम कूड़े का वो ढेर हो जिससे ताफुन उठ रहा है। वो तुम्हें बताएगी तुम किस तरह की खंजीर हो। हर रेपिस्ट तुम्हारे जैसा खंजीर है, तुम्हारे जैसा चिचक ज़दा दिल है उनका। और तुम लोग जितनी चाहे खुशबू लगाओ, जितने चाहे महंगे कपड़े पहनो, तुमसे उठता ताफुन ख़त्म नहीं होगा, तुमसे आती कराहियत कम नहीं होगी। वो कह रही थी और याकूत बेजान जिस्म के साथ सुन रहा था। उसकी आंखें ऐसी थी जैसे कोई मर्दार जानवर। उसका चेहरा ऐसा सफ़ेद था जैसे कब्र में लेटा मुर्दा। तुम लोग जानते हो तुम कितने जालिम हो। तुम लोग कत्ल से भी बड़ा गुनाह करते हो। कातिल मार देता है ना, तुम जिंदा छोड़ देते हो, इज्जत लूट कर बेजान कर देते हो। ज़िंदगी कितना बड़ा अजाब है, ये हर रेपिस्ट को उस लड़की से पूछना चाहिए जिसे वो अपनी चंद मिनटों की हवस के लिए तबाह कराता है। तुम शैतान हो याकूत, निरे शैतान। अब के याकूत की आंखें सुर्ख हुई, उनमें ज़िंदगी की रमक जागी। वहाँ खौफ आया, बेचैनी आई। मैं शैतान नहीं हूँ, वो कांपती आवाज़ में उंगली उठाकर बोला। हाले ने उसे देखते हुए आंखें बंद कर ली, नाक पे हाथ रखा। मेरी सास कहती है जब तुम्हारे पास सामने या आसपास शैतान हो तो ये कलमात दोहराना,
आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। मैं शैतान नहीं हूँ, हाथ हटाओ आंखों से, मुझे देखो, वो बुलंद आवाज़ में चिल्ला रहा था। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। वो बंद आंखों से बुलंद आवाज़ में दोहराती रही। याकूत चीख रहा था, चिल्ला रहा था, हाथ हटा रहा था, कभी उसके मुंह पे हाथ रखकर उसे खामोश करवा रहा था, लेकिन हाले ने जैसे आज उन कलमात को हिफ्ज़ कर लिया था। वो जितना ऊंचा चिल्लाता था, हाले उससे ज़्यादा ऊंचा दोहराती थी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। लोग जमा होने लगे तो उसे घसीट कर ले जाया जा रहा था। हाले की आंखें अब खुली थी। वो उसे इंतकामी नज़रों से चीखता चिल्लाता घसीटता हुआ जाते देखती रही। तो ये थी आज की एपिसोड और होपफुली कि आप लोगों को पसंद आई होगी और आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। और अगर हम लोग देखें तो ये आप लोगों को आवाज़ आ रही है पीछे तराना पढ़ने की, ये मेरा भाई साहब है। गुस्सा तो मुझे बहुत आ रहा है। मैं सबको मना करती हूँ कि मैं जब रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो कोई ना बोला करे, फिर भी इनकी आवाज़ें, और वो बिला वजह बोल रहा है। पता नहीं आप लोगों को आई है या नहीं आई है, लेकिन खैर मुझे गुस्सा बहुत आ रहा है। तो खैर ये जो नावल था, क्या नाम है, इस नावल के बारे में अब क्या ही कहूँ मैं, मेरे पास शब्द नहीं है इसको बोलने के लिए। खैर अब मैडम उससे अलग हो जाती हैं उमर से और अपने घर में चली जाती हैं। उसका पॉइंट ऑफ व्यू ठीक था, उसने जैसा देखा उसने वैसा किया। हाँ, उसको एतमाद में लेकर, लेकिन कौन मानता फिर यार, वो जितनी नकचढ़ी थी तब तो वो उसकी सुनती भी नहीं थी। तो उसने एक तरीके से सारा कुछ संभाला, पहले उनको एतमाद में लिया। खैर वो ठीक तो हो ही जाएंगे। उसने किसी मतलब उसने कोई सिनेरियो था उसका, उसकी वजह से उसने ये सारा कुछ किया या जो भी था। खैर नावल बहुत अच्छा जा रहा है और होपफुली कि जल्दी ख़त्म हो जाए। मैं अब फेड अप हो चुकी हूँ इस नावल से। और आप लोग बताएं कि आप लोगों का नावल कैसा जा रहा है अभी तक के लिए। और अगर आप लोग टूटा हुआ तारा सुन रहे हैं तो टूटा हुआ तारा कैसा जा रहा है, क्योंकि मैं तो बहुत इन्जॉय कर रही हूँ सारे नावल जितने मैं पढ़ रही हूँ। और होपफुली कि ये सारे नावल जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाएं, क्योंकि इतने लंबे नावल्स मुझे बर्दाश्त नहीं होते। पहले एक वक्त था कि मुझे होता था कि नावल्स कभी ख़त्म ना हो, और अब मुझे होता है कि जल्दी ख़त्म हो ताकि मैं कोई दूसरा नावल स्टार्ट करूँ। एक कहानी ख़त्म हो तो ताकि दूसरी कहानी शुरू हो। अब मतलब इतनी आदत हो गई है। और बाकी ये जो याकूत मिर्ज़ा वाला सीन है, उसकी बीवी के साथ जो उसका सीन चल रहा है, और फिर ये मैडम इसको, अच्छा अब मैं हर दफ़ा सोचती हूँ इस दफ़ा तो मैं इसको किसी नावल के साथ नहीं मिलाऊंगी, मेरी तौबा। फिर कुछ ना कुछ हो जाता है यार। अब मुझे फिर वो जब अच्छा, अब ऐसी बात नहीं कि एज़ इट इज़ सारे सीन्स वैसे ही होते हैं, लेकिन मैं वैसे एक तरह से मुझे याद आ जाता है ना, मतलब एक सीन को देखकर अगर आपको कोई नावल याद आ जाए तो आपको बताना चाहिए। मैं रिव्यू दे रही हूँ तो मेरा राइट है कि मैं आप लोगों को मतलब एक तरह से मेरे पर फ़र्ज़ है कि मैं आप लोगों को बताऊँ। तो इस वक्त मुझे याद आ जाता है जब हिया बैठी होती है बाहर और दुआ मांग रही होती है, तो अंदर जहान सिकंदर होता है तो वो उसके लिए दुआ मांग रही थी। इधर उमर है और हाले बाहर उसके लिए दुआ मांग रही है। तो वो पीनट उससे एलर्जी होती है, पहले बेचारी वो फ़ौरन परेशान हो जाती है। वो कहता है कि चाय में क्या था, और वो फिर उससे पूछता है बिस्किट क्या थे। भाई तेनों नज़र नहीं आ रहा, तो सारे ही खा गए। मतलब मेरी बात सुनो, पीनट वाले जो बिस्किट होते हैं ना, उसमें पीनट थोड़ा थोड़ा होता है, आपको उसके टेस्ट से भी पता चल जाता है। ऊपर लिखा, चलो वो पैकेट में नहीं होंगे, वो होंगे उसमें, क्या हो सकता है उसमें, इवन दो मैंने पीनट बटर अब पहली दफ़ा लिया, बट मुझे उसका जायका इतना भी मज़े का नहीं लगा। बट मैं कभी कभी खा लेती हूँ जब मुझे बहुत ज़्यादा भूख हो तो, लेकिन उसका टेस्ट थोड़ा नमकीन नमकीन मुझे लगा। तो खैर वो जो उसका है ना टेस्ट, उसमें भी पीनट होता है, ठीक है। पीनट थोड़ा थोड़ा, बिस्किट मैंने आज तक जितने बिस्किट खाए उसमें थोड़ा थोड़ा पीनट होता है। भाई तुम इतना अंधा होकर खा रहे थे, तुम्हें पता ही नहीं चला उसका टेस्ट क्या है, तुम्हें एलर्जी है। चलो खैर यार, ये फजूल बात है। अब बंदे को एलर्जी, उसको क्या पता कि पीनट का टेस्ट क्या होता है, उसने कुछ और समझ के खा लिया होगा, है ना। ये बात भी तो हो सकती है। मैं भी ना बहुत ही ज़्यादा रिव्यू के चक्कर में बहुत ज़्यादा भावनाओं में बह जाती हूँ। तो खैर वो बेचारे का कसूर नहीं। ऊपर से सुरमई बिल्ला जो फिर उसकी मदद करता है, फिर वो लैल के पास जाता है, तो वो उसका वो बड़ा क्यूट था कि वो गंद ले आता है और फिर वो फैला देता है, तो फिर वो दोबारा साफ़ करती है। तो वो उसको बताती है कि मैं इस वजह से करती हूँ ताकि तुम आओ और सफाई करो, मुझे जब लगता है कि तुम आओगे।
कह रहा वो जो कहता है तुम वो छोड़ो जो तुमने मेरी ज़िंदगी में कचरा फैला दिया है, उसका क्या होगा। तो वो क्यूट था। तो फिर मिलते हैं अब इसकी अगली एपिसोड में और देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।